अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। कल हमने जो प्रोग्राम किए थे उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए थे, उसी को ही रिकॉल करते हैं। ये स्टेटमेंट हमने स्टडी की थी जिसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है, एक नेम यूज़ हो रहा है, दैट इज़ टेम्प। और इसमें हम इनपुट कर रहे हैं एक टेम्परेचर और फिर इसके थ्रू कैलकुलेशन करके और रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो नेम यूज़ हो रहा है टेम्प, दिस इज़ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स का क्या पर्पस है? One of the major purpose of variables is to remember a value from one part of a program so that it can be used to another part of the program. तो ये अबव केस में टेम्प जो आपका वेरिएबल है वो आपकी दी हुई इनपुट की हुई वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है, एंड दैट यूज़र इंटर्स, जो यूज़र इनपुट करेगा और फिर उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेशन में यूज़ हो रही है इन द नेक्स्ट लाइन लाइक दिस, ये देखें, और फिर इसके थ्रू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होकर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो वेरिएबल्स कैन बी यूज टू स्टोर, या हम कह सकते हैं ये एक नेम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वैल्यू या किसी, हम कह सकते हैं डेटा टाइप की वैल्यू को एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको एक और तरीके से भी किया गया है, इसी तरह टेम्प में इनपुट किया गया है या टेम्प को वैल्यू एलोकेट हुई है, फिर उसके बाद एफ टेम्प एक वेरिएबल लेके फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो कि फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट हो रही है इसमें स्टोर कर दी गई है, ठीक है। तो और इसमें फिर कुछ इफ़ और एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स यूज़ करके अगर टेम्परेचर 212 से ग्रेटर है तो साथ ये मैसेज के इट इज़ अबव बॉइलिंग पॉइंट, और अगर लेस देन 32 है जो कि 0 डिग्री के इक्वल होता है और 212 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है, तो देन टेम्परेचर इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये क्यों किया गया है, एफ टेम्प की ज़रूरत क्यों है? जस्ट इधर तो हमने जस्ट वैल्यू कैलकुलेट की और वो प्रिंट के थ्रू डिस्प्ले होगी, लेकिन इस वैल्यू पे अगर हमने फर्दर और कोई काम करना है इसके थ्रू, देखें, हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो क्या है। अगर वो 32 या इससे लेस है तो वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर वो 212 से ग्रेटर है तो वो बॉइलिंग पॉइंट डिस्प्ले करे। तो उसके लिए इस कैलकुलेटेड वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव होना या किसी वेरिएबल में मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए एफ टेम्प एक वेरिएबल यूज़ किया गया जो कि वैल्यू होल्ड करेगा फॉर टू बी नेक्स्ट यूज्ड इन द प्रोग्राम, और फिर उसके बाद ये इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करके कंडीशन चेक की गई है कि अगर आपका वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 212 है तो ये मैसेज डिस्प्ले करे दैट टेम्प इज़ अबव टेम्परेचर इज़ अबव बॉइलिंग पॉइंट, और अगर लेस देन है 32 से तो ये मैसेज डिस्प्ले करे, ठीक है। तो अगर वेरिएबल ना होता तो ये कैलकुलेशन हमें बार बार दोबारा इधर रिपीट करनी पड़ती जहाँ जहाँ हमने एफ टेम्प यूज़ किया है, और फिर हम दोबारा से कैलकुलेशन के बाद इस वैल्यू को चेक करते कि 32 है या 212 है, क्या है। तो इस पर्पज़ के लिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर गया, ठीक है। We perform a calculation and need to use the result of calculation in several places in program, ठीक है। If we save the result of a calculation in a variable then when we only need to do the calculation once, ठीक है, हमें एक दफ़ा करनी पड़ी ना ये इधर, अदरवाइज तो हमें इस लोकेशन पे भी दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती और इधर भी दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें देखें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, x को वैल्यू दी है 3, ठीक है, और y को वैल्यू दी गई है 4। उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल ले लिया है z जिसकी वैल्यू दोनों का सम है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा z में 7,
और फिर उसके बाद z को में एक मज़ीद वैल्यू 1 ऐड कर दिया गया तो z 8 हो जाएगा। अब उसके बाद x को y एलोकेट कर दिया गया, y में क्या वैल्यू है 4, ठीक है, और फिर y को 5 कर दिया गया। अब y को तो 5 किया है, लेकिन x में उससे पहले जो वैल्यू पॉइंट कर रहा है x उसी को पॉइंट करता रहेगा, दैट इज 4, ठीक है, y की प्रीवियस वैल्यू। x स्टार्ट्स विद द वैल्यू 3, इसकी अब एक्सप्लेनेशन देख लें कि x जो है वो 3 से स्टार्ट होता है और y किससे स्टार्ट हो रहा है 4 से, ठीक है। और थर्ड लाइन में हम एक वेरिएबल z लिया, created and it is equals to x plus y which is 7, ठीक है। फिर उसके बाद the value of z is changed to equal 1 more than the currently equals, यानी currently उसकी वैल्यू 7 है, उसमें 1 more किया तो changing it from 7 to 8 हो गई। उसके बाद x is changed to the current value of y which is 4, x equals to y के तहत। उसके बाद फाइनली y is changed to 5, note that it does not affect x, यानी ये जो स्टेटमेंट है y equals to 5 ये x equals to y को इफेक्ट नहीं करेगी, उधर जो वैल्यू पहले 4 चली गई है वो ही रहेगी। तो सो एट द एंड x की वैल्यू आपके पास 4 होगी, y की वैल्यू 5 होगी और z की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। अच्छा, अब इस को थोड़ा सा हम मज़ीद स्टडी कर लेते हैं वेरिएबल को ही। वेरिएबल प्रोवाइड्स अ वे टू एसोसिएट नेम्स विद द ऑब्जेक्ट। अब इररिस्पेक्टिव अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कि सी या C++ है, वेरिएबल किसी ख़ास मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और वो मेमोरी लोकेशन जो वैल्यू स्टोर करेगी वो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ये आप याद रखें कि वेरिएबल ये जो वैल्यूज़ हम सेव कर रहे हैं दीज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स। जो भी हम इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं दीज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, और वेरिएबल्स उन ऑब्जेक्ट्स के नेम्स हैं, ठीक है। हम वेरिएबल नेम को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी एलोकेट कर सकते हैं, यानी ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पाइथन में वेरिएबल नेम किसी ख़ास मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करे, ये किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक यहाँ पे देखें आप कि पाई को वैल्यू दी गई है 3.1415, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट और पाई जो है वो एक वेरिएबल है या वेरिएबल नेम है जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, या इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने इस असाइनमेंट स्टेटमेंट में इस ऑब्जेक्ट को किसे एलोकेट किया है पाई को। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास रेडियस है 11.2, फिर है एरिया कैलकुलेट किया गया है पाई इंटू रेडियस स्केयर, ठीक है, डबल स्टेरिक स्केयर क्रिएट करेगा, पावर फाइंड करेगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा 394.08 ये वेरिएबल एरिया को एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पाई 3.14, दूसरा 11.2 और तीसरा 394। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को जो वेरिएबल नेम्स पॉइंट कर रहे हैं वो क्या है पाई, रेडियस एंड एरिया। अब इसमें आप देखें यहीं पे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट में रेडियस को 14.3 एलोकेट कर दिया गया, ऐसा ही है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है 11.2 इधर 14.2 आ जाएगा। सी और C++ में तो क्या होता है कि वेरिएबल किसी एक ख़ास मेमोरी लोकेशन लाइक दिस है इसको पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं वेरिएबल में तो उस मेमोरी लोकेशन में चेंज होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये वैल्यू अलग लोकेशन पे है, तो जैसे ही 14.3 ये एक ऑब्जेक्ट हमने लिया ये यहाँ पे देखें डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होगा और
फिर अब रेडियस इसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो इट डजेंट मीन कि किसी ख़ास लोकेशन पे जो उसकी पहली वैल्यू थी उसकी जगह नई वैल्यू आ जाएगी, नहीं। अब आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ठीक है, या वो वैल्यू स्टोर होगी और आपका वेरिएबल उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, यानी आपका वेरिएबल अब डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो C++ में या C लैंग्वेज में वेरिएबल एक ख़ास मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लेता है और फिर जो भी वैल्यू हम वेरिएबल को असाइन करते हैं वो उसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है। यानी अगर हम इसमें इस तरह से करते, सी लैंग्वेज में अगर यही स्टेटमेंट्स होती तो इसका मतलब ये होता कि वहाँ पे 11.2 जिस लोकेशन पे है उधर ही वैल्यू 14.3 हो जाती इस लोकेशन पे। लेकिन पाइथन में 14.3 जो वैल्यू है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है और रेडियस अब इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये याद रखें कि पाइथन में वेरिएबल्स एक्चुअली नेम्स हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें it first binds the names pi and radius to different objects of type float। अब देखिए पाई और रेडियस की जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लोट। कौन सी डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट। फिर इट देन बाइंड्स द नेम एरिया, यानी अब ये नेम एरिया या वेरिएबल नेम एरिया को एक और फ्लोट वैल्यू से बाइंड कर दिया, ये ठीक है। इसके बाद if the program then executes radius equals to 14.3, तो जैसे ही वैल्यू रेडियस की 14.3 हुई तो इसमें द नेम रेडियस इज रीबाउंड। अब रेडियस का जो या वेरिएबल जो है या ये जो नेम है ये रीबाउंड हुआ है और दोबारा बाउंडिंग मीन्स के एक मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, तो ये एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है and it is rebounded to a different object of type float, ठीक है, that is 14.3। Note that this assignment has no effect on the value to which area is bound, यानी एरिया उसी तरह रहेगा जो पहले उसकी वैल्यू थी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव के रेडियस की वैल्यू अब चेंज हो गई है। इन पाइथन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है। इन पाइथन अ वेरिएबल इज़ जस्ट अ नेम, नथिंग मोर, ठीक है। पाइथन में वेरिएबल एक नाम है और कोई चीज़ नहीं है। वो नाम कभी एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, कभी दूसरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। सी और C++ में वेरिएबल एक रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन को कहा जाता है और वो उसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है जिसके लिए वो रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये एक नेम है जो इसके रीबाउंड या रीएलोकेट हो सकती है इसको मेमोरी। रिमेंबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एन, और इस पर्पस के लिए एन असाइनमेंट स्टेटमेंट एसोसिएट द नेम्स to the left of the equal symbol with the object denoted by the expression to the right of the equal symbol। यानी इस में किस तरह से ये वेरिएबल नेम जो है वो किसी मेमोरी लोकेशन को बाइंड करेगा या उसको पॉइंट करेगा। इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है जो कि राइट साइड पे मौजूद ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल नेम से रिलेट करता है या एलोकेट करता है, ठीक है। An object can have more than one or no name associated with it। बाज़ औक़ात आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनका कोई नेम नहीं होता लेकिन वो मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर रहे होते हैं और कैलकुलेशंस में भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए आपके पास जो मेन थिंग है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और वेरिएबल्स आर एक्चुअली नेम्स, जस्ट नेम्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अब देखते हैं कि वेरिएबल नेम्स के रूल्स क्या हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम्स के रूल्स में बेसिकली तो रूल्स ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन जो हम पहले भी स्टडी करते रहे हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, लेकिन इसको हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन अपर एंड लोअर केस, यानी कौन से इसमें सिंबल्स अलाउड हैं, अपर एंड लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स, ठीक है, लेकिन नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, बट दे कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, और स्पेशल करेक्टर में जस्ट ये अंडरस्कोर, कौन सा करेक्टर, अंडरस्कोर। फिर उसके बाद पाइथन वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव यानी अगर आपने एक वेरिएबल कैपिटल JULI लिखा है तो वही वेरिएबल आप स्मॉल JULIE से रेफर नहीं कर सकते। आप ये चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं केस सेंसिटिविटी, तो ये दोनों डिफरेंट कंसीडर होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स जो कि किसी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड हैं ख़ास पर्पस के लिए, जैसे अभी आपने जो यूज़ किया प्रिंट, इनपुट, इवेल्युएट, सेट, उसमें आपने सेपरेटर यूज़ किया, इसी तरह एंड यूज़ किया, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके पास क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं, ऑलरेडी डिफाइंड हैं, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव बिल्ट इन मीनिंग्स यानी ऑलरेडी डिफाइंड मीनिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ये जो हैं ये वेरिएबल नेम्स के लिए यूज़ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अभी आपने प्रिंट, इनपुट, इसी तरह से डिफाइन हो सकता है, कंटिन्यू है, क्लास है, ब्रेक है, एल इफ है, एल्स है, तो टाइम विद द इसी तरह ये देखें प्रिंट है, तो डिफरेंट हम टाइम टू टाइम यूज़ करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं, इसको हम पॉइंट्स में देख लेते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर ओनली, ठीक है, स्पेशल सिंबल, स्पेस, कोई और चीज़ यूज़ नहीं होगी। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, एंड केस मैटर्स, यानी फॉर एग्जांपल स्मॉल लेटर्स में आपने टेम्प लिखा है और कैपिटल T से टेम्प, दीज बोथ आर कंसिडर्ड डिफरेंट वेरिएबल्स। अच्छा, फिर इसी तरह कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, और इसके अलावा आप वेरिएबल नेम के लिए कन्वेंशन है, रूल तो नहीं है, बट ये कि आप के पास प्रोग्राम को मोर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इफ़ यू चूज़ नेम्स दैट आर डिस्क्रिप्टिव, यानी वो उस वेरिएबल के पर्पस को शो करें, ठीक है। जैसे आप रोल नंबर स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम ROLLNO रोल नंबर रख लें, मतलब जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, उसके पर्पस को रिप्रेजेंट करे, डिस्क्राइब करे उसको कि इसका क्या पर्पस है इस वेरिएबल का। लेकिन इसमें वेरिएबल नेम्स इतने लेंथी या इतने लॉन्ग नहीं होने चाहिए, ठीक है, बट नॉट सो लॉन्ग दैट दे क्लटर अप योर प्रोग्राम, यानी आपको प्रोग्रामिंग की बजाय वेरिएबल नेम्स और उनके स्पेलिंग्स याद रखने पे फिर फोकस करना पड़े। तो डिस्क्रिप्टिव हों, सिंपल हों, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हों पर्पस को, ठीक है। इस तरह के वेरिएबल नेम्स यूज़ किए जाने चाहिए।